हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और आपने पहले वाला लेक्चर देख लिया था। हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि वह धातु कौन सी है जो चमकीली होती है, आयोडीन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जहाँ लिखा है आपको कारण बताना है कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। आपसे पूछा सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा हम पढ़ने वाले हैं आगे इससे नेक्स्ट पार्ट में ही सक्रियता सारणी। ठीक है, और सक्रियता सारणी में ये चांदी, प्लेटिनम, सोना ये नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने का मतलब हो गया इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, इसलिए ये वायुमंडल में ऑक्सीजन या नमी या अम्लों से आसानी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनमें संसारण नहीं हो पाता। इससे इनकी चमक बरकरार रहती है और ये धातुएं साथ साथ में तन्य भी है और आघातवर्धनीय भी है, यानी आप इनको जिस आकार में डालना चाहो डाल सकते हो। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ये अगर आप आंसर लिखते हो तो ये परफेक्ट आंसर होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। याद रखिए, लोहे का प्रयोग आप कभी आभूषण बनाने के लिए नहीं करते, क्योंकि लोहा जो होता है ये जो ऑक्सीजन है, नमी है या अम्ल है, इनसे अभिक्रिया करके जंग बना लेता है। ठीक है ना, और जबकि प्लेटिनियम, सोना और चांदी ये आसानी से नहीं कर पाते। याद रखिएगा, चांदी पर भी काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है ना, वो भी एक संसारण होता है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए इनका प्रयोग हम करते हैं आभूषण बनाने में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है। याद कीजिए, हमने 8वीं में पढ़ा था ये कि सोडियम को तेल या मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबोकर रख लेते हैं। इसका मेन कारण है मेरे बच्चों कि ये वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, ठीक है, या जो नमी है उससे क्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये अभिक्रियाएं इतनी तेजी से होती है कि अगर आप इनको खुले में रखोगे तो ये आग पकड़ लेंगी। इसलिए इनको वायुमंडल के संपर्क से हटाने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डालकर रखा जाता है, ताकि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ पाए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। इसका मेन कारण क्या है। यानी आपने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा तो देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। तो हमारा सवाल भी यही है कि एल्यूमिनियम इतनी अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग करेंगे क्योंकि ये जो सामान्य तापमान पर जब ये एल्यूमिनियम होती है तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत जमा लेती है, जिसके कारण ये इसका दोबारा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, यानी ये दोबारा से रिएक्ट नहीं कर सकती, यानी कि ये परत इसको जंग लगने से भी बचा सकती है। पहला रीज़न। दूसरा कारण है कि ये उष्मा की सबसे अच्छी चालकों में से एक। ठीक है, इसलिए आप इनको गर्म कर सकते हो और ये इजीली गर्म भी हो पाएंगे और आपका खाना जल्दी पकाने में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जो खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे हैं उन पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है। यानी जो खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे आपने एक देखा होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर का जो जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्यों? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो अगर आप जिंक का लेप लगाओगे तो वो जल्दी से रिएक्ट कर लेगी, और जब जल्दी रिएक्ट करेगी तो वो खाद्य सामग्री जल्दी से खराब भी हो सकती है। इसके बजाय हम टिन का जो लेप है वो लगाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर अभिक्रिया नहीं कर पाती कंपेयर टू जिंक। उसके बाद में आता है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात जो कि लोहे की एक मिश्र धातु है उसका नहीं। इसका क्या कारण है। यानी जो आप गर्म पानी का जो बनाते हो, जो टैंक बनाते हो, उसमें तांबे का प्रयोग क्यों होता है, ठीक है ना, लोहे का क्यों नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोहा है वो क्या करता है, वो जल और भाप के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर जंग लगा लेता है, जिससे खराब हो जाता है, जबकि तांबा ऐसा नहीं कर सकता। तांबा बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, ये जल और भाप के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है ना, इसलिए ये सुरक्षित रहता है। जबकि अगर आप देखें कि इस्पात, ये आसानी से इसमें
जंग लग सकता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने के लिए आप तांबे का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है धातुओं का उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में क्यों किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ऊष्मा के क्या है, सुचालक। भाई अगर आप खाना बनाओगे तो गर्म करोगे ना बर्तनों को, ठीक है ना, खाना बर्तनों में डालकर उसको गर्म करोगे, तो अगर वो जल्दी गर्म होना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी बचे, ठीक है ना, आपकी ऊर्जा की कम खपत हो, इसलिए आपको जो ऊष्मा के सुचालक है उनका प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ में इनका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये आसानी से पिघलते नहीं, इसलिए ये सूटेबल होते हैं कि हम इनका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के रूप में कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में कर लिया था, यहाँ पे भी आएगा क्योंकि ये दोनों मिले हुए चैप्टर से, ठीक है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ये हम बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में ही। ये एक तो लवण बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बना देती है। ये तनु अम्ल हो गया, लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ धातु की जगह आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe इनकी ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों ही आ रहा है। याद रखिएगा बच्चों कि जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 में चर्चा की है वो हमने अम्लों को ध्यान में रख के बात की थी कि अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, उनमें अम्ल धातु से भी अभिक्रिया करता है। जबकि चैप्टर नंबर 3 में जो हम बात करें वो धातु के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि धातु किस किस से रिएक्ट करेंगी और क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपन बात करते हैं कि अगर अभिक्रियाशील धातु है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी। मैं बहुत 100 बार बता चुका हूँ, लगभग हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ये भी आपको डाल ये लिखा हुआ है, ये आपकी इक्वेशन होगी। ये हमारा Fe है, ये H2SO4 है, यहाँ पर ये इसको रिप्लेस कर देगा H2 को, जिससे आयरन सल्फेट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। उसके बाद में आता है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। बिल्कुल सही बात है, अच्छा लिखा है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती, ये काफ़ी शानदार सा सवाल है। ये आप अपवाद के रूप में भी ले सकते हो, ठीक है ना, कि धातुएं, सर हमें पता है कि धातुएं हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल भी तो एक अम्ल ही है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकाल पाता। इसका मेन कारण है बच्चों कि याद रखिएगा कि सारी गैसें, जो सारे अम्ल है वो H+ देते हैं, सॉरी ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है, और जैसे ये ऑक्सीकारक है तो ये जैसे ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और ये जल्दी से जल्दी क्या बन जाएगा, जल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, निकलने का प्रयास करती है, लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीकारक है इसलिए ये अपना ऑक्सीजन उस H2 को दे देता है, जिससे क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो आपको अगर एक लाइन में आंसर देना हो या एक वर्ड में देना हो तो आप क्या कह सकते हो कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है, उसके बाद में हमारा सवाल है कि धातु पर भाप की अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा साइड में, ठीक है ना, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि धातु पर भाप की अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे देखिए ये हमारा ये धातु पर भाप की अभिक्रिया का ये एक चित्र है। जैसे आप यहाँ ले सकते हो बर्नर जिसमें से ऊष्मा निकलेगी, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको लेना है जल से भीगा हुआ कांच का तंतु, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी धातु, और ये जो आपने पूरी लिए ये है क्वेश्चन नली, और यहाँ पर ये आपका इसको अरेंज कर दिया और हमने जोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। और यहाँ से जो निकलेगी वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और ये आपका स्टैंड हो गया इस नली को निकालने के। तो हमने धातु पर भाप की अभिक्रिया का समीकरण, भाप का मतलब क्या होता है, जल। तो हमने क्या देखा कि जल के साथ करवाना है, लेकिन जल वो गैस ये फॉर्म में होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे जी लिखा है। तो जल के साथ जब अभिक्रिया करती है धातुएं तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, प्लस साथ साथ में धातु ऑक्साइड भी बनाती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या अपवाद है सर, कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ये केवल और केवल भाप के साथ ही अभिक्रिया करती है। और भाप के साथ अभिक्रिया करे तो मैंने अभी बताया ये आपको धातु ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे एक चित्र, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। ये आपकी बात होगी। उसके बाद आता है मैग्नीशियम है, सल्फर है, इनका दहन करोगे तो क्या बनेगा। दहन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट।
तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। सल्फर के साथ करोगे तो सल्फर का ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है। उसके बाद में आता है इस जो यौगिक बनेगा इनके दहन से, उसको अगर आप पानी के विलयन में डुबाओगे और डुबाने के बाद में लिटमस से जांच करोगे तो बताओ कि कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा और कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। काफ़ी शानदार सा ये सवाल है। दोबारा बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि आप मैग्नीशियम को और सल्फर को जलाओगे तो इससे जो भी कंपाउंड बने आप उसमें जल डालिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इस जलीय विलयन को आप लिटमस पेपर पर लेके जाइए और उसके आधार पे बताइए कि कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है और कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात कि मैग्नीशियम को वायु में जब गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम जो चमकदार ज्वाला के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और ये आपका क्षारीय होगा। मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे ये MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और इसको जल में डालोगे तो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्स जो होता है वो क्या होता है, आपका क्षारीय होता है। दूसरी बात हमने क्या बात की है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, अगर आपने हमारा चैप्टर नंबर 2 देखा है तो उसमें हमने बात की है कि जो धातुओं के ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। और प्रूफ करने के लिए आप ये कह सकते हो कि सर जब मैं इस धातु ऑक्साइड को जल में डालूंगा तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इज दैट क्लियर। इसके साथ साथ में सल्फर वाला भी यही होता है। कैसे, जैसे सल्फर को वायु में जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये जो बनने वाला है ये एक अम्लीय होगा। पहला रीज़न कि सल्फर एक अधातु है और अधातुओं के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। दूसरी बात, जब सल्फर को जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और यही सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाकर सल्फ्यूरिक एसिड का भी निर्माण कर सकती है, ठीक है ना। या आप इसको जल में डालोगे तो भी बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिनमें हमने काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग से सवाल किए। आप याद रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा लेवल अप होता जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के लेक्चर को देखें, ठीक है ना। हमारे प्रीवियस के जो लेक्चर है आप उनको देखें। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ।